हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 4 चल रहा है जिसका नाम है कैटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। इसमें हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भोजन सेवा में प्रबंधन। भोजन सेवा में प्रबंधन किसे कहते हैं? पारस्परिक क्रिया करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा संसाधनों का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो भोजन सेवा प्रबंधन में संसाधनों का क्या अर्थ है? संसाधन किसे कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं भौतिक संसाधनों के द्वारा, और उसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और ये संसाधन कौन से हैं? जैसे भौतिक संसाधन हो गए, मानवीय संसाधन हो गए, जैविक हो गए। तो जब फूड सर्विस मैनेजमेंट की बात की जाती है तो इसमें संसाधनों का प्रयोग कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है कि व्यक्ति का टारगेट क्या है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसे कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता है। प्रबंधन योजना बनाता है, आयोजन प्रेरित, निर्देशित और नियंत्रित करता है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? मैनेजमेंट क्या है? एक प्लानिंग है। प्लानिंग होती है कि जिसमें कि यह सोचा जाता है कि हमें कोई भी कार्य कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। तो इसकी एक प्लानिंग बनाई जाती है जिसे हम योजना कहते हैं, और इस योजना के द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना आयोजन किया जाता है। प्रेरित आयोजन करना यानी कि उसको योजना बना के उसको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट करने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर की कोई योजना बनाई जाती है। एक अच्छा प्रबंधक दूसरों के योगदान में दूरदृष्टि, क्रम, उद्देश्य, एकीकरण और प्रभावकारिता को जोड़ता है। मुख्य रूप से वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेता है। अब कोई भी योजना क्यों बनाई जा रही है? किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर योजना बनाई जा रही है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी का सहयोग चाहिए होता है। जितना भी टीम होती है उस टीम वर्क पूरा चाहिए होता है। कोई भी एक व्यक्ति लक्ष्यों को अकेले नहीं प्राप्त कर सकता है, वो अपनी टीम के साथ काम करता है। उसके लिए एक सिस्टम होता है कि वो 1 बाय 1 एक क्रम में एक सीक्वेंस के अंदर काम करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के लिए डिसीजन लेता है। हम प्रबंधन को पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सुस्पष्ट उद्देश्य के लिए निर्णय लेने और लोगों के कार्य पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात कि इसमें बताया गया है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले योजना बनाई जाती है कि हमें क्या लक्ष्य हमें निर्धारित किया है और क्या लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सेंटेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास में पढ़ने के लिए आप एक गोल डिसाइड करोगे कि 12th क्लास में हमें इतने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि इतने परसेंट मार्क्स लेके आएंगे तो आगे हमारा कॉलेज में बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाएगा, और उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा जो कि जिस कॉलेज को प्राप्त करना आपका लक्ष्य है। उसी तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी गोल डिसाइड किए जाते हैं और उन गोल्स को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं कि क्या क्या उद्देश्य लेके चले, क्योंकि एक एम को प्राप्त करने के लिए शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। लोगों के कार्य पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट का मतलब है कि लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्हें योजना के बारे में बताना, उन्हें निर्देशित करना कि काम को किस प्रकार से करना है, उस काम को कंट्रोल करना और उस काम को कंट्रोल करने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इसमें मानवीय और गैर मानवीय अथवा सामग्री संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है। यह संसाधन सामान्यतः 6M के रूप में जाने जाते हैं। मानवीय और गैर मानवीय संसाधन क्या हो गए? जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट शुरू करना है तो उसके अंदर व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी, बनाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
और एक जगह की आवश्यकता होगी जहाँ पे कि वो रेस्टोरेंट शुरू करना है, वहाँ पे टेबल कुर्सी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से मानवीय और गैर मानवीय दोनों संसाधनों की आवश्यकता होगी। और 6M के अंतर्गत क्या क्या आता है? मनी यानी कि धन, मटेरियल मनुष्य, मैन मशीन्स, मिनट्स और मार्केट। ये 6 चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित करती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होगी, मटेरियल की आवश्यकता होगी, मनुष्य की आवश्यकता होगी जो कि उस कार्य को करेगा, और वो कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है तो मशीनों की आवश्यकता होगी। कितने समय में वो कार्य करना होगा, हमें समय का ध्यान रखना होगा। और मार्केट में क्या मांग है, मांग के अनुसार ही चीज़ें बनाई जाती हैं, फूड मटेरियल बनाए जाते हैं और सर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंधन में कौन कौन से कार्यों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात कि मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट है नियोजन, आयोजन, प्रतिनिधित्व, निर्देशित करना, बजट बनाना और संपूर्ण प्रक्रम का समन्वय करना। अब हम हर एक कार्य को पढ़ते चले जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहले है नियोजन। यह एक मूलभूत और निर्णायक कार्य है, अन्य सभी कार्य नियोजन पर निर्भर करता है। नियोजन यानी कि जो योजना बनाई जाती है वो बहुत ही सही होनी चाहिए, क्योंकि पूरा आगे का जितना भी काम होना है वो उस नियोजन के ऊपर आधारित होता है। नियोजन यानी योजना बनाने का उद्देश्य है पहले से ही सोचना, विचारना, उद्देश्यों और नीतियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित प्रक्रिया का चयन। नियोजन में उद्देश्यों और नीतियों के अनुसार कार्य योजना की रचना करना और संस्थान द्वारा सुचारू रूप से कार्य किया जाए। योजना बनाने का अर्थ है कि सोचना और विचारना और उद्देश्यों को प्राप्त करना। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप उसकी पहले योजना बना के रखेंगे कि आपको कब जाना है, कितने बजे घर से निकलना है, जहाँ जाना है वहाँ कितने बजे पहुँचना है, और हर एक चीज़ की पहले से योजना बना के चलनी होगी। आप अगर जा रहे हैं तो कौन से कपड़े पहन के जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो ये सारी योजना के अंतर्गत आएगा। वैसे ही मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नियोजन का बहुत महत्व है, योजना का बहुत महत्व है, जिसमें पहले से ही पूरे कार्यक्रम को सोच लिया जाता है, उस पर विचार किया जाता है कि पूरा कार्य किस तरीके से संपन्न होगा, उसके कौन से उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टाफ सदस्यों को कार्य सौंपना भी सम्मिलित है। नियोजन अल्पकालीन और दीर्घकालीन होता है तथा इसमें गतिविधियों को प्रतिदिन योजना बनाने की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करने के लिए कि काम को किस तरीके से करना है, तो एक स्टाफ फॉर्मेशन की जाती है। स्टाफ के जो सदस्य होते हैं उनको अलग अलग कार्य सौंपा जाता है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का कार्य करेगा। अब जो नियोजन प्रक्रिया है, अर्थात जो योजना बनाई जा रही है, वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की होती है। मतलब हर दिन की योजना बनाई जाती है और एक लंबे समय की योजना बनाई जाती है। जैसे कि स्कूल में आप लोगों का सिलेबस पढ़ाने के लिए हर दिन टाइम टेबल, एक तो मुख्य टाइम टेबल बना लिया जाता है, पर अगर उसमें भी उसको भी फ्लेक्सिबल रखा जाता है कि उसमें भी परिवर्तन रखे जाते हैं, और पर डे का भी टाइम टेबल होता है कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस लगेगी। उसी प्रकार किसी भी कार्य करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी कि कम समय के लिए और लंबे समय तक के लिए कार्यक्रम को किस तरीके से किया जाना है, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रतिदिन की योजना बनाई जाती है। नियोजन वह नींव है जिसके आधार पर विभिन्न पदानुक्रम स्तरों के सहभागी स्टाफ अपने काम को प्रभावशाली तरीके से संपादित कर सकते हैं। अगर योजना होगी कि हर दिन की योजना है, उसी के हिसाब से हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा और वह व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम करेगा और उसकी रिपोर्टिंग करके बताएगा कि उसने आज का काम कितने प्रभावशाली ढंग से किया है और उससे कितना फायदा हुआ है। नियोजन में हम इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। तो ये सारा योजना के अंतर्गत आता है कि उस काम को कैसे करना है, करने वाले सदस्य कौन कौन हैं, उस काम को कब करेंगे और किस प्रकार करेंगे। ये सारी योजना के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। सेकंड पॉइंट है आयोजन। इसमें संस्थान के कामों की पहचान करना, इसको विभिन्न पद स्थितियों में विभाजित करना,
प्रत्येक पद स्थिति में किन कार्यों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई होटल है तो उसके अंदर जो फ्रंट डेस्क पे बैठता है उसके क्या कार्य हैं, जो शेफ का क्या कार्य है, जो वेटर है उनके क्या कार्य हैं, सफाई कर्मचारी के क्या कार्य हैं। तो हर व्यक्ति के जितना भी स्टाफ है उन सब के कामों की पहचान की जाती है और उन्हें उनके पद के हिसाब से कामों को विभाजित कर दिया जाता है। जनशक्ति और संसाधनों का प्रभावशाली तरीकों से तथा निपुणता से प्रयोग करने के लिए विशिष्ट कौशल और योग्यता के कर्मचारियों को एक समूह में रखना सम्मिलित है। जो सेम स्किल्स के लोग होते हैं उन्हें एक साथ ग्रुप में रखा जाता है और वो लोग ग्रुप में काम करते हैं। जैसे जिनको भोजन बनाने का कौशल रहता है उनका एक टीम होती है कि हेड शेफ कौन है, उनके अंडर कौन काम करेगा, कटिंग और चॉपिंग का काम कौन करेगा। इस प्रकार पूरी टीम होती है जो कि किसी भी कार्य को कंप्लीट करती है। आयोजन प्रबंधन के अन्य बहुत से कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य भी शामिल है। आयोजन के अंतर्गत हर स्टाफ के मेंबर के साथ एक दूसरे से संबंधित है। जैसे जो फ्रंट डेस्क पे बैठा है वो बताएगा कि कहाँ पे जाके बैठना है, कितने लोगों का अरेंजमेंट है। उसके बाद जो वेटर है वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या खाना बनाना है, क्या उनको जो कस्टमर आए हैं उनको खाने के अंदर क्या चाहिए, फिर वो अंदर जाके शेफ को बताता है कि उनको क्या बनाना है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य एक दूसरे से संबंधित होता है। थर्ड पॉइंट है स्टाफ रखना। इस कार्य में जनशक्ति की नियुक्ति, उसका प्रशिक्षण और रखरखाव सम्मिलित है। अर्थात कि स्टाफ रखना, लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य देना और उनकी नियुक्ति करना और समय समय पर उनको ट्रेनिंग देना कि नए कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से कार्य किया जाए और किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपनी बात को, किस तरीके से बोलना है, हर बात की ट्रेनिंग दी जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि आवश्यक ज्ञान और कौशलों वाले व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए जिससे संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। जिस व्यक्ति के अंदर जैसे स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वैसा ही काम दिया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, उनको प्राप्त किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है निर्देशन और कार्य सौंपना। निर्देशन के लिए सतत आधार पर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। डायरेक्शन देना, अर्थात कि हेड होता है वो अपने से नीचे के सदस्यों को डायरेक्शन देता है कि कार्य को किस प्रकार से करना है। उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कार्य सौंपने में संस्थान के भीतर विभिन्न स्तरों पर उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को कार्यभार बांटना सम्मिलित है। निर्देशन में केवल संस्थान का ही हित नहीं है बल्कि कर्मचारियों का हित देखना भी सम्मिलित है। इसका अर्थ है कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं उनका हित भी देखना आवश्यक है, उनको भी काम करने से लाभ होना चाहिए। ये ध्यान रखना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना जिससे कि वो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है नियंत्रण। इस पहलू को यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि निष्पादन योजना के अनुरूप है। कंट्रोल करना, अर्थात कि जब जैसे एक क्लासरूम होता है तो उसको एक टीचर कंट्रोल करती है, एक टीचर के बाद एक मॉनिटर कंट्रोल करता है, उसके बाद बच्चे सेल्फ कंट्रोल भी करते हैं, तभी तो एक क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल सही रूप से चलता है। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग होनी बहुत जरूरी है और उसमें यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति जो स्टाफ का सदस्य है वो अपना अपना कार्य सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें लागत नियंत्रण भी सम्मिलित है जो वित्तीय संसाधनों के प्रति अति आवश्यक है। आय और व्यय के सभी मुद्दों पर ध्यान देना और नियंत्रण करना होता है। कंट्रोल करना कि कोई भी संसाधन है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि संसाधन लिमिटेड होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो उन्हें खराब नहीं करने देना है। तो जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो आय और व्यय दोनों के मुद्दों को ध्यान में रख के कार्य करते हैं। इसलिए अच्छे नियंत्रण के लिए अभिलेखों, रिकॉर्ड रखने की पद्धति का प्रयोग आवश्यक है जो पूर्व निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत संचालन करने में के साधन के रूप में कार्य करता है। अर्थात कि कोई भी कार्य कर रहा हो उसके लिए उसकी रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है
कि हर दिन कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितना खाना लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस सब का एक रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना स्टूडेंट, ये मूल्यांकन करने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब लास्ट का जो रिजल्ट है जिसमें हम ये देखते हैं, जांच करना, मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना यानी कि जांच करना। और जांच किसके आधार पे की जाएगी? रिकॉर्ड के आधार पे की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने कितना सीखा है, वो किस आधार पे जांच किया जाता है? आपके एग्जाम के आधार पे जांच किया जाता है। आप जो कॉपी में लिखते हैं उसके आधार पे जांच किया जाता है। तो वो क्या है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। वैसे ही जो नियंत्रण की प्रक्रिया है उसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और रिकॉर्ड यह बताते हैं कि कितना काम हो रहा है, क्या वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 पॉइंट इज समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन होना। यह कार्य संस्थान के सुचारू रूप से चलने और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को परस्पर जोड़ने और अंतर संबंध करने में सहायता प्रदान करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, अगर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सही रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है। 7 पॉइंट इज प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग। इसमें विभागों के विभिन्न अधिकारियों जैसे प्रबंधक, प्रशासकों को रिपोर्टों, पत्रों और रिकॉर्डों के माध्यम से विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता होती है। संस्थान के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक होता है कि रिपोर्टिंग जो होगी उसके आधार पे देखा जा सकता है कि हर व्यक्ति कितना कितना कार्य कर रहा है। उसको पर डे की अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है कि आज उसने क्या काम किया, और जो भी उन्हें बताया जाता है वो भी पत्रों और रिकॉर्ड्स के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट बनाना। यह सभी संस्थानों के लिए आवश्यक होता है। इसमें भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन इकाइयां संस्थान भी सम्मिलित है। सभी गतिविधियां उपलब्ध वित्त को ध्यान में रखकर नियोजित की जाती हैं और प्रारंभ की जाती हैं। अर्थात कि बजट बनाना बहुत आवश्यक है। हम किसी भी कार्य को या किसी भी संस्थान को करने के लिए बजट होना आवश्यक है। बजट के आधार पर ही निश्चय किया जाता है कि कितना पैसा हमें उस संस्थान में लगाना है, और इतना पैसा लगाने से एक एज्यूम किया जाता है कि कितना प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। तो बजट बनाना हर कार्य के लिए आवश्यक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है। बजट बनाने में विनिर्धारण का नियोजन और वित्तीय संसाधनों और लेखा विधि का प्रयोग सम्मिलित है। बजट बनाने में हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि रिकॉर्ड कितना सामान आ रहा है, उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता है, कितना स्टाफ रखना है, उन स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, तो ये सारा बजट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज खाद्य सेवा उद्योग में सफलता के लिए आवश्यक व्यक्तिगत कौशलों का वर्णन कीजिए। जो फूड सर्विसेज इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट इज भोजन में रुचि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं में प्रवृत्तियों का नियमित जानकारी होनी चाहिए। हर प्रकार के पाक कलाएं आनी चाहिए, अलग अलग तरीके का भोजन बनाना आना चाहिए, जैसे चाइनीज़ है, थाई है, इंडियन फूड है, इंडियन में भी साउथ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड है। तो हर प्रकार का जो पाक कला है वो आनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता, उत्पादन, स्वच्छता और खाद्य लागत नियंत्रण पर ध्यान देने की योग्यता होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में पता होना चाहिए। निरंतर उच्च निष्पादन स्तरों को स्थापित करने, बनाए रखने और लागू करने की योग्यता होनी चाहिए कि जो गोल डिसाइड किए हैं उनको किस तरीके से प्राप्त करना है, उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या सभी लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक नियम जो लागू किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन सब का ध्यान होना चाहिए। मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति है जो उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट नेचर होना चाहिए, सबसे बात करना, सबसे मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करना, अच्छे संप्रेषण और प्रारंभिक क्रिया कौशल होने चाहिए, अर्थात कि बोलने का प्रभावशाली तरीका होना चाहिए। सब भाषा है, अपनी भाषा को प्रभावित तरीके से समझाना और लोगों की भाषा को समझना, दोनों ही योग्यताएं होनी चाहिए।
अच्छी आयोजन, योग्यताएं और विस्तृत विवरण के लिए दृष्टि होनी चाहिए। योजना बनाने की, प्लानिंग का पूरा ध्यान होना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग किस प्रकार की जानी चाहिए। मनोहर, प्रसन्न और ऊर्जावान व्यक्तित्व होना चाहिए। हंसमुख नेचर, जिसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, और एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। काम करने के लिए कार्य में रुचि होनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए एक इच्छा होनी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी और पसंद की अन्य भाषाओं, विशेष रूप से विदेशी भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी भी देश का व्यक्ति आ सकता है, तो भाषा पे नियंत्रण होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना भाषा के हम अपनी बात दूसरों को नहीं बता सकते और दूसरों की बात स्वयं समझ नहीं सकते हैं। लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता होनी चाहिए। जो गोल डिसाइड किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हमें इस गोल को प्राप्त करना है, यानी कि लंबे समय तक काम को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन सेवा उद्योग के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो फूड सर्विसेज है उसमें कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं, जो किस प्रकार है। इस उद्योग में विभिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता वाले विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, अलग अलग स्किल्स का। ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि एक पूरी टीम होती है, उसमें जो जिस व्यक्ति में जो स्किल है उसे अपने कौशल के अकॉर्डिंग काम करना होता है, और वो ये कौशलों का अध्ययन हम लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। और वो ट्रेंड होना चाहिए अपने कार्य को करने के लिए। तो ये लोग किसी भी 7 स्टार होटल्स में काम कर सकते हैं, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर सकते हैं। ये ट्रेंड लोग होते हैं जिनका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ये देश और विदेश दोनों में काम कर सकते हैं। आजकल अच्छे प्रशिक्षित और अनुभवी व्यवसायियों की मांग है, जो विभिन्न देशों में जाकर होटल और दूसरे भोजन प्रबंध प्रतिष्ठान खोलने में भाग ले सकते हैं। इसमें ट्रेंड लोगों की और एक्सपीरियंस लोगों की आवश्यकता होती है, जो कि होटल्स में काम करते हैं, और इन होटल्स की अपनी चेन होती है। जैसे कि एक होटल इंडिया में है तो उसका दूसरा जो ब्रांच है वो किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकती है। तो ये लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते रहते हैं, वहाँ पे उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट पे काम करने के अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, होटल अधिकतर सुरम्य और रुचिकर स्थानों पर होते हैं, जहां लोग छुट्टियां बिताने आते हैं। इससे एक तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, तो दूसरी ओर व्यवसायियों को सुंदर स्थलों पर काम करने का अवसर मिलता है। अर्थात कि लोगों को अपना रोजगार तो मिल ही रहा है, उसके अलावा इन्हें सुंदर सुंदर जगह घूमने का भी मौका मिलता है, जहाँ पे रह के उस सुंदर एनवायरनमेंट में, उस सुखद एनवायरनमेंट में ये लोग काम करना सीखते हैं। होटलों पर ठहरने की व्यवस्था होती है और रेस्टोरेंट्स भोजन उपलब्ध कराते हैं। भोजन प्रबंधन उद्योग में अधिकांश विभाग जटिल होते हैं, जिसमें काम में समर्पण, अभ्यास और निपुणता जैसी विशेषताओं की आवश्यकता होती है, परंतु यह सब ऐसे आधारभूत गुण हैं जो जीविका प्रारंभ करने के लिए एक नौजवान व्यक्ति में होने आवश्यक होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा समर्पण और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, निपुणता की आवश्यकता होती है। इन सभी कौशल के द्वारा अलग अलग जगह पे फूड सर्विसेज इंडस्ट्री में लोग कार्य करते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में जीविका के अवसरों का वर्णन कीजिए। अर्थात कि कैटरिंग मैनेजमेंट और फूड सर्विसेज पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, जो किस प्रकार है। इस उद्योग में कोई भी व्यक्ति विभिन्न पदों पर कार्य कर सकता है। इन लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो वो किसी भी पद पे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि फूड सर्विस ऑब्जर्वर के रूप में, अल्पाहार गृह में कैफेटेरिया प्रबंधक के रूप में, भोजन प्रबंधक के रूप में, उत्पादक प्रबंधक के रूप में, सेल्स के अंदर कार्य कर सकते हैं, क्रय प्रबंधक के रूप में, भोजन सेवा निर्देशक के रूप में, और सहायक भोजन सेवा निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपना खुद का रेस्टोरेंट चला सकते हैं, किसी कंपनी के रेस्टोरेंट में कार्य कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों में कार्य कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के उद्योग जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो किचन चलती है उसमें प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। उस पूरे किचन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है और उसमें पूरी टीम काम करती है।
जितने भी उद्योग हैं उनमें कैंटीन चलती हैं। ये हम फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे उद्योग हैं वो अपने कस्टमर्स वो अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको वहीं पे भोजन प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे जो कैंटीन होती है उसमें कार्य कर सकते हैं। यात्रा संबंधी परिवहन निकायों में कार्य कर सकते हैं, जैसे कि वायुयान सेवा में जो किचन होती है वहाँ पे, ट्रेन के अंदर जो किचन होती है, जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ होती है वहाँ पे पूरा किचन होता है जिसमें ऑर्डर के हिसाब से खाना तैयार किया जाता है। समुद्री विहार के जलयान आदि में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पाक क्रिया में रुचि रखते हैं, उन जिनके पास अतिरिक्त और विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ साथ पाक कौशल भी होते हैं, मतलब उनके पास सारी ट्रेनिंग भी होती है और स्किल्स भी होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव शेफ के रूप में कार्य कर सकते हैं, सहायक रसोई के रूप में कार्य कर सकते हैं, राहत कार्य रसोइयों के रूप में कार्य कर सकते हैं और क्षेत्र विशेषज्ञ के रसोइयों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने स्वतंत्र रेस्टोरेंट, कंपनी रेस्टोरेंट, अर्थात कि अपने खुद के रेस्टोरेंट चला सकते हैं, किसी कंपनी के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं और विशेषाधिकार रेस्टोरेंट विस्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उद्योग में भी प्रबंधन सेवाएं प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात कि कार्यस्थलों पर भोजन प्रबंधन करना। जितने भी वर्किंग एरिया है, जितने भी ऑफिसेस चलते हैं उनके अंदर भोजन एक समय का भोजन दिया जाता है, तो उसके अंदर जितने भी ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो उसके अंदर भोजन की व्यवस्था भी होती है, तो वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। मनोरंजन उद्योगों में जैसे सिनेमा हॉल वगैरह है वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय उद्यानों में भोजन प्रबंधन कर सकते हैं। थीम पार्टीज, जो अलग अलग पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी, उनमें प्रबंधक का कार्य कर सकते हैं। उत्पादन शुभारंभ, दावतें, सरकारी समारोह होते हैं, उनके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं पूरे खाने का, पूरे खाने के मैनेजमेंट सिस्टम का इत्यादि में सप्लाई किए जाने वाले विशिष्ट और पोषण की दृष्टि से संशोधित भोजन, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों जो कम कैलोरी, वसा और कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, अधिक रेशों और पोषक तत्वों वाले होते हैं। ये जो लोग होते हैं इनके पास पूरी ट्रेनिंग होती है, इन्हें पता होता है कि किस तरीके की भोजन की योजना बनानी है और किस ग्रुप के लिए बनानी है। तो ये इन सभी बातों का कि भोजन के पोषण की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ये भोजन को तैयार करते हैं और ऐसा भोजन तैयार करते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक हो और उनके लिए प्रबंध सेवाएं दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैटरिंग मैनेजमेंट पढ़ने के बाद में, फूड सर्विसेज पढ़ने के बाद में कहाँ कहाँ कार्य किया जा सकता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इसे पढ़ें, समझें। यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने तीन पार्ट बनाए हैं, तीनों पार्ट को मिला के ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इसमें बच्चों, मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इससे तैयार किया है, आप इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखें, आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे और उसे याद करें। थैंक यू।